नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आशा करता हूं मेरे पुरानी वीडियो भी ज्योग्राफी के जितने भी क्लासेस हैं आप देख रहे होंगे, ध्यान से उसको समझ रहे होंगे और मैप के जरिए विद डायग्राम के जरिए आप उसे बना भी रहे होंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक कड़ी को जोड़ते हुए चल रहा हूं। आप अगर ऐसा सोचें कि बीच में से एक वीडियो उठा लिया जाए तो समझ तो जाएंगे, लेकिन उसका कुछ बेसिक जो होता है बैक में मैं बताए रहता हूं वो शायद आप ना समझ पाए। तो हर एक वीडियो को देखते हुए आगे बढ़िए। लंबा बड़े हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है तो एक बार में ना देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। तो इससे आपका कम से कम टाइम भी बच जाएगा और आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताया था, फिर उसके बाद भू संचलन कैसे होता है, चट्टाने, ज्वालामुखी, भूकंप, विद जैसे यूपीएससी रिकमेंड करता है हमसे, जैसे उसका सिलेबस है, मैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। तो आज के क्लास में जो कि हमारा है लेक्चर 5, ये हमारा लेक्चर 5 है, जिसमें हम पर्वत निर्माणकारी संरचना के बारे में जानेंगे, पर्वतन जो होता है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे सुनामी के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा, कुछ का जवाब मैं आपको अभी दूंगा, कुछ आप अपनी तरफ से किसी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट करा करिए, क्योंकि मेरे द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन 100% पेपर में जरूर आएगा। और देख लीजिए आएगा, अगर आप नहीं लिख पाए तो आपको पछतावा हो जाएगा फिर। जैसे कि व्याख्या कीजिए कि सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, साथ ही भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली में हाल ही में हुई कुछ प्रगतियों का भी उल्लेख कीजिए। यूपीएससी सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, या बनाता क्या, वो यही रख भी देगा एकदम डिट्टो। आप देखेंगे कि यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा। और दूसरा क्वेश्चन एक है, इसको मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा। उससे पहले परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी लक्षणों की विवेचना कीजिए। पुराने वीडियो में मैंने आपको परिप्रशांत क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी थी, कैसे उसका मैप बनता है। तो इसके शुरुआत आप कैसे करेंगे, इसमें तो पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा आप बता देंगे भूकंप के बारे में और ज्वालामुखी को लेते हुए परिप्रशांत क्षेत्र की विशेषता को बता दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, उसमें ज्यादा मत लिख दीजिएगा, वरना तो फिर एग्जामिनर कहेगा कि आप भटक गए हैं। फिर उसके बाद आप बता दीजिएगा कि किस प्रकार का मूवमेंट होता है, अपसारी, ओके, डाइवर्जेंट, अभिसारी, कन्वर्जेंट और पैरेलल, समानांतर, इन मूवमेंट के बारे में बताते हुए ये बताइए कि किस प्रकार मैग्मा जनरेट होता है, किस प्रकार महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन के बारे में बताते हुए महाद्वीपीय, महासागरीय संचलन के बारे में बताते हुए, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपका बॉडी पार्ट रहेगा। फिर उसके बाद आप कहां कहां पर ये क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें ये जो डायग्राम था, जैसा कि मैंने बनाया था, ये बना दीजिएगा रशिया का कुछ हिस्सा, फिर बना दीजिएगा चाइना, और फिर यहां पर जो दक्षिण और पूर्व जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उनको बारे में बताते हुए ये ऑस्ट्रेलिया को, और यहां पर छोटा सा न्यूजीलैंड को, यहां पर तो पापुआ न्यू गिनी और भी छोटे छोटे सोमालिया का ही इसमें मिल जाएगा आपको। सोमालिया नहीं, वो तो आपको अफ्रीका में ही मिलेगा। और यहां पर ये जापान, फिर क्यूरेशियो द्वीप, और इसके बाद इधर से आप बना दीजिएगा अलास्का को बनाते हुए ये
पूरे अमेरिका को बनाते हुए आप चलिएगा और फिर मध्य अमेरिका को बनाते हुए आप नीचे चले जाइएगा। वहां से आप कोलंबिया, फिर कोलंबिया उसके बाद इक्वाडोर, पेरू और फिर चिली होते हुए नीचे पहुंच जाइएगा, एकदम नीचे डायरेक्शन में। फिर ये जो चिली से या कहीं से भी शुरू हो जाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। एक कोई नेक्स्ट पेन, कोई अलग पेन कलर से भी बना सकते हैं या कोई डायग्राम से बना सकते हैं कि कहां कहां वो एरिया आपको फैला हुआ है। यहां से शुरू हो जाइए कि ये न्यूजीलैंड से लेते हुए इंडोनेशिया, फिर यहाँ पर फिलीपींस का एरिया, ऐसे डायग्राम बना दीजिए। फिर उसके बाद जापान होते हुए फिर यहाँ पर कामचटका प्रायद्वीप तक आप इसको बना दीजिएगा। ओके, और फिर इस तरफ से अलास्का को बनाते हुए यहां से फिर रॉकी पर्वत के किनारे से होते हुए पूरे यूएसए से फिर आगे बढ़ जाइएगा। ये मध्य जितना भी यहाँ पर सैन साल्वाडोर, निकारागुआ, मैक्सिको, जितने भी यहाँ पर देश मिलते हैं, सारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप मध्य अमेरिका भी लिख सकते हैं, मध्य अमेरिका, वो एग्जामिनर समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद कोलंबिया बनाते हुए फिर इक्वाडोर, पेरू और फिर चिली को बनाते हुए नीचे तक ऐसे पहुंचा दीजिएगा। और ये डायग्राम मैंने आपको क्या कहा था, रिंग ऑफ फायर। ओके, ऐसे डायग्राम बनाते हुए परिप्रशांत, यही पूरा क्षेत्र हो गया ना, परिप्रशांत क्षेत्र, जहां पर भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जापान में फ्यूजियामा का जिक्र कर दीजिएगा, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी का जिक्र कर दीजिएगा। ओके, और बाकी आप पे छोड़ रहा हूं, आप भी सर्च मान लीजिएगा, या जो सुर्खियों में इस समय प्रेजेंट टाइम पे चल रहे हैं, इंडोनेशिया में जो चल रहा है, जापान में अभी नया, कल मैंने आपको सुर्खियों में बताया था कौन सा चल रहा है, उसका जिक्र करते हुए आप एक डायग्राम बनाइए, रिंग ऑफ फायर का उसमें जिक्र करिए। और इस प्रकार, और बीच में ये पूरा फैला हुआ है पैसिफिक ओशियन, पीओ साहब पूरा फैले हुए हैं। और फिर इसी के साथ आप अपने पूरा एक समरी बनाते हुए खत्म कर दीजिएगा। तो इस प्रकार परिप्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकी लक्षणों की विवेचना आप एक आसान वर्डों में करते हुए दिखा देंगे और हंसी खुशी आप एक प्यारा सा नंबर लेते हुए आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ये मैं आप पर डाल रहा हूं, आपको बताना है। कल मैंने पिछली वीडियो में इसका पूरा विवरण दिया था आपको, भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है, या जंगल की आग से संबंधित है। आप सोच रहे होंगे सर जी ने तो अभी बता दिया हमको, ये तो आप पर है ना। फिर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, कमेंट नहीं आता है तो पता नहीं चलता है कि आप स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पर गौर करिएगा, पूरा ध्यान से पढ़िएगा, फिर बताइएगा। ओके, अब ज्वालामुखीयता के अम्लीयता क्षारीयता के आधार पर वर्गीकरण, कल एक पॉइंट लास्ट में बचा हुआ था, उसको भी मैं आज कवर करता हुआ चल रहा हूं। ज्वालामुखीयता की अम्लीयता के आधार पर और जो एसिड और बेसिक के आधार पर जो उसका वर्गीकरण किया गया है, कैसे किया गया है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी और विश्वेश तुल्य ज्वालामुखी के बारे में है ये। इसमें कैसे है? इसमें जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, ओके, क्या होगा इसमें सिलिका की मात्रा जो होता है वो कम होता हुआ चला जाएगा। और सिलिका की मात्रा कम होने का क्या मतलब है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मैग्मा के गाढ़ापन से, मैग्मा के गाढ़ापन से और उसके अम्लीय नेचर से। ओके, तो सिलिका की मात्रा अगर नीचे जाते जाते कम हो रही है
तो गाढ़ापन भी उसका कम होता चला जाएगा और अम्लीयता जो होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, क्षारीय नेचर में बदल जाएगी। ओके, तो इसका डायग्राम, इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में, पहले या दूसरे वीडियो में मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया था। तो जैसे जैसे आप पीलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी में नीचे की ओर जाते रहेंगे, सिलिका की मात्रा वहां पर डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, जिसके कारण अब देखिए जब मैग्मा गाढ़ा रहेगा, अम्लीय नेचर का रहेगा, गाढ़ा होने पर कोई भी चीज देखिए जब भी वो बाहर की तरफ निकलता है या कहीं से भी उसको जगह मिलती है तो बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ वो निकल रहा होता है, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर उसमें तनाव मूलक बल मैंने आपको बताया था या संपीड़न बल जब वर्क कर रहा होता है तो ये विस्फोट की क्रिया और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें चट्टानें कुछ एक दूसरे की तरफ आती हुई प्रतीत होंगी और जो अपसारी मूवमेंट होता है उसमें दूर जाते हुए तनाव मूलक बल जो लगता है वो एक दूसरे को दूर ले जाते हुए प्रतीत होती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो गाढ़ापन उसका क्या होता है, कम होता हुआ चला जाएगा, यानी कि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी बहुत ही ज्यादा विस्फोट के साथ ये निकलता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में, इसमें जलवाष्प ज्यादा निकलेगा। ओके, इसमें गैसेस ज्यादा निकलेंगी, इसमें और भी कई चीजें जैसे कार्बन जो भी होता है वो सब इसमें ज्यादा निकलेगा। गैसेस में तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी गैसेस, जैसे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, जिंक भी निकलता है। ओके, सालफतोरा, कल ही मैंने बताया था सुलफतारा के बारे में कि धुआं जो निकलता है, धुएं में अगर गंधक की मात्रा जो होती है ज्यादा होती है तो उसे सुलफतारा कहा जाता है, धुआं में मैंने बताया था। और क्या निकलता है इसमें, और भी कई गैसेस, नाइट्रोजन हो गया एटसेट्रा। ओके, तो ये सब गैसें उसमें निकलती रहती है, जलवाष्प कुछ ज्यादा ही निकलता है और इतने विस्फोट के साथ निकलते हैं कि ये सीधे वायुमंडल तक भी पहुंच जाते हैं। जो भी ऊपर की क्रियाएं होती हैं उसका इससे सीधे संबंध होता है। बरसात की क्रियाएं जो भी वहां पर नाभिका जो बरसात के लिए, वो मैं आपको वायुमंडल वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि बरसात होती कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें, क्या नाभिग्राही की जरूरत पड़ती है, कणों का क्या उसमें योगदान रहता है, कण कैसे अपनी चारों तरफ वाष्प को समेटे हुए रहते हैं। ओके, क्यों धुआं निकलता हुआ प्रतीत होता है मुंह से, ये सब जानकारी आपको जब मैं वायुमंडल का चैप्टर बताऊंगा विद डिटेल के साथ, डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि आप देख करके आपका मन और दिल दोनों खुश हो जाएगा, कहेंगे वाह क्या पढ़ाया है, समझ रहे हैं। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसका नाम पीलियन तुल्य क्यों पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ पीला पीला हुआ हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि कैरिबियन जो द्वीप सागर है, अब कहेंगे कैरिबियन सागर कहाँ है, उसके लिए आप अमेरिका चले जाइए, टिकट ऐसे नहीं मिल पाएगा, आपको बकायदा सब कुछ करवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा बनवाना पड़ेगा। आप कैरिबियन सागर जाइए, वहां पर तैरते हुए जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा पीलियन ज्वालामुखी और इसी पीलियन ज्वालामुखी के नाम पर पड़ा है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसकी जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो कुछ इसी प्रकार हैं कि उनकी सिलिका की मात्रा ज्यादा है, उसका मैग्मा जो निकल रहा है उसमें गाढ़ापन ज्यादा है, उसमें से धुआं बहुत निकल रहा है, जलवाष्प बहुत निकल रहा है, ये सब उसकी क्वालिटी आप वहां पर देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इसका अम्लीय वही क्षारीय जो मैंने अभी आपको बता दिया है, अत्यधिक मात्रा में इसमें भी गैस का निष्कासन हो रहा होता है। ओके, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली दहकता हुआ एक ऐसा ज्वालामुखी जो रात के समय भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने एक दिया जला रखा हो और उसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया हो अपने चमक से, ऐसा कुछ दिखता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इटली, अमेरिका गए हैं तो सीधे इटली भी आ जाइएगा, स्ट्रोम्बोली देखते हुए चले जाइएगा, हमेशा दहकता हुआ दिखेगा, लावा ऐसे बहता हुआ दिखेगा कि आप कहेंगे कि लावा निकल रहा है कि क्या निकल रहा है, ये एकदम लाल लाल पूरा दिखता है और बहुत ही भव्य नजारा रहता है उसका। फिर होता है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, इसके लिए आप प्रशांत महासागर की तरफ चले जाइएगा, वहां पर ये अभी भी जैसे कि वहां पर एक ज्वालामुखी है किलायो, वो बहुत ज्यादा दहकता हुआ रहता है, वो भी बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन में है, तो वहां पर उनका लावा तरल हो जाता है, अत्यधिक क्षारीय नेचर को शो कर रहा होता है।
तरल हो जाता है, पतला हो जाता है उनका लावा, गाढ़ापन अब धीरे धीरे उसमें खत्म हो जाता है, तो वो ज्यादा एरिया को कवर करते हुए चलते हैं। आप चीनी लीजिए, गर्म कर दीजिए एकदम से और उसको गाढ़ा कर दीजिए, और गाढ़ा करने के बाद आप जो है जमीन पर उसको डाल दीजिए, देखिए वो कितनी दूर तक फैलता है। और एक चीनी, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा कर दीजिए, फिर उसे जमीन पे देखिए डाल दीजिए, और फिर देखिए कौन जल्दी ठंडा होता है, कौन जल्दी गर्म हो जा, मतलब कि कौन धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, किसमें शीतलीकरण जल्दी हो रहा है, किसमें शीतलीकरण का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रहा है, और वो कितने एरिया को कवर करते हुए चल रहे हैं। सेम वही काम होता है मैग्मा, बस उंगली मत डाल दीजिएगा, चीनी का जो सीढ़ा होता है अगर आपकी उंगली में चिपक गया तो वो पूरा जला ही देगा, कुछ वैसा ही मैग्मा का भी हाल होता है। ओके, और एक होता है विषव्यस तुल्य ज्वालामुखी, इसको कुछ ऐसे याद किया है, विषव्यस, विष निकाल रहा है, ये भी आपको इटली में देखने को मिल जाएगा, सिसिली द्वीप पे। ओके, यहाँ पर लावा में गैस की अधिकता देखने को मिलती है। अब चलते हैं, मैं इसका आपको एक प्यारा सा डायग्राम दिखा देता हूं, ये देखिए क्या भव्य नजारा है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में। आपका मन तो अभी कर रहा होगा कि यहाँ पर एक बसेरा, यहाँ पर ये छोटे सी जगह पर बसा लिया जाए, बस देखिए लावा यहाँ तक ना आ जाए कभी। फिलहाल तो अभी तो नहीं निकलता है, वो शांत हुआ अवस्था में है। विषुवीय तुल्य ज्वालामुखी, ये वाला डायग्राम हवाईयन, और ये वाला जो है ये स्ट्रोम्बोली है, दोनों एक ही नाम लिख दिया गया है। ये वाला देख रहे हैं कैसे लावा उसमें से निकल रहा है, कैसे उसमें चमक हो रही है। तो ये कुछ जानकारी थी। और विषव्यस, ये तो कभी दहका कभी शांत हो गया, फिर दहका फिर शांत हो गया, कि मतलब सुसुप्त अवस्था में रहता है, कब शांत नहीं है, सुसुप्त है, कभी भी दहक सकता है कभी भी शांत हो जाएगा, लेकिन ये तो हमेशा ही दहकता रहता है, हमेशा से इसमें से लावा निकलता रहता है। और ये हवाईयन में किलायू में आप चला जाएंगे तो वहां पर ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, पर्वतन या पर्वत रचना या ओरिजिनी। ओके, ये क्या होता है पर्वत? पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत को देखकर आपके दिमाग में क्या समझ में आता है? पर्वत यानी कि जिसकी उच्चावच हाई हो, सापेक्ष ऊंचाई जिसकी हाई हो। ओके, जिसका आधार जो है चौड़ा हो, वेड्थ उसकी हाई हो, आधार चौड़ा हो, और उसका ढाल जो होता है वो तीव्र हो, ढाल जो है तीव्र हो, और उस पर एक नुकीली चोटी हो, एक पीक पॉइंट हो। ओके, तो ये डायग्राम बन के दिमाग में आता है पर्वत। समझ गए इतना कि पूरा ऐसे ही आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। पर्वत किसे कहते हैं? जिसका अंतर्जात बल की वजह से, जब वलित प्रक्रिया के कारण, संपीड़न बल की वजह से जब वलित प्रक्रिया के कारण पर्वत का निर्माण होता है, तो ऐसा पर्वत जिनकी चौड़ाई ज्यादा हो, जिनका ढाल जो है तीव्र हो, उसमें एक चोटी हो, और उच्चावच हाई हो, सापेक्ष जो है उच्चावच जमीन से उसका जो ऊंचाई हाई हो, तो वो जो है पर्वत के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्वत की उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण क्या होता है? मोड़दार पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी। केवल ज्वालामुखी से ही पर्वत बनते हैं ऐसा नहीं है, या केवल मोड़दार पर्वत ही, वलित पर्वत ही होते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। और ब्लॉक पर्वत, इसका भी मैंने आपको डायग्राम बताया था कैसे। मोड़दार पर्वत में तो इधर से फोर्स आया, इधर से फोर्स आया, और ये दोनों टकराया, तो बीच का बेचारा जो अवसाद है उसकी तो कचूमर निकल जाता है, और ये ऊपर की ओर उठने। आप कहेंगे नीचे क्यों नहीं उठेगा? नीचे तो आधार है ना पूरा, नीचे कैसे उठेगा? वो ऊपर की ओर भागेगा और फिर बना देगा एक पर्वत। ये हो जाता है मोड़दार पर्वत, जिसमें संपीड़न बल वर्क कर रहा होता है, अब सारी संचलन इसमें वर्क कर रहा होता है। ब्लॉक पर्वत के बारे में मैंने क्या बताया था? 3 भाई साहब हैं, इसमें से ये दोनों भाई साहब इनसे गद्दारी कर लेते हैं और ये नीचे चले जाते हैं। ये ए चट्टान है, ये बी चट्टान है, और ये सी चट्टान है। ए और बी में साझेदारी हो जाती है, ये दोनों क्या होता है, नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार नीचे की तरफ ये चले जाते हैं। अब कौन बचा? सी भाई साहब, यही जो बचे हुए हैं यही कहलाए जाते हैं ब्लॉक पर्वत।
ओके, इसका भी मैंने डायग्राम आपको बताया था। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट रेंज आप पूरा देख सकते हैं, और सतपुड़ा भारत में भी देख सकते हैं उसका एक डायग्राम। तो ये सब आप मैप के जरिए, मेरे पुरानी वीडियो में मैंने उसको बकायदा दिखाया भी था मैप बना करके, उसमें आप जा करके उसके बारे में पूरा पूरा विवरण जो भी है आप अपनी या तो कॉपी में नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो वहां से देख लीजिएगा। बस आप समझे रहिए कि क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल याद रखे रहिए, इतना ही तो यूपीएससी आपसे रिकमेंड करता है। बस आप रट के ना लिखिए, जो भी हो समझ के लिखिए, आराम से आप आंसर लिख जाएंगे। कभी भी अगर आप रट के लिखेंगे ज्योग्राफी में तो नहीं लिख पाएंगे। जैसा जैसा देखिए मैंने डायग्राम बनाया और डायग्राम के हिसाब से मैं समझाता हुआ चला जाता हूं। तो नीचे की उसका झुकाव, ऊपर जो हिस्सा ऊपर होता है वही होता है ब्लॉक पर्वत, और नीचे जो चला जाता है गैबन कहलाता है, फिर वो हॉर्स गैबन ऐसा कुछ बनता हुआ चला जाता है। फिर होता है ज्वालामुखी पर्वत, जिसका मैं पिछले 2 वीडियोस में उसका जिक्र करता हुआ क्लासेस में चल रहा हूं। जिसका मैंने बताया था ज्वालामुखी पर्वत, यहां से एक हाई घनत्व की चट्टान आ रही है, यहां से एक कम घनत्व की लेकिन मोटी चट्टान आ रही है, महाद्वीपीय ये मान लीजिए, और इसे महासागरीय मान लीजिए। और ये नीचे की ओर जब छेपित हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो ये नीचे जाने के बाद रेडियो एक्टिव विघटन की वजह से ये चट्टानें जो है मैग्मा में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पर सब कुछ गलीय अवस्था में रहते हैं। लेकिन फिर प्रेशर कम होने की वजह से यही मैग्मा ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के बाद ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये पर्वत का निर्माण कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ओके, संवहनीय क्रिया के द्वारा ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ करके ये बाहर निकलते हैं। और मैंने ज्वालामुखी का कितना अच्छा डायग्राम आपको बना के समझाया था कि उसमें सिंडर ज्वालामुखी होते हैं, पारिपोषित ज्वालामुखी होती हैं, कंपोजिट ज्वालामुखी होती हैं, कि कैसे उनका होता है। राख है, राख से बना हुआ एक ज्वालामुखी तो वो कहलाया जाएगा सिंडर ज्वालामुखी। और फिर लेयर टू लेयर प्रकृति, पहले उसने राख बिछाई, फिर उसके बाद लावा बिछाया, फिर राख बिछाया, फिर लावा बिछाया, तो कंपोजिट बना दिया था। और एक मेन नली से जब छोटी छोटी नलियां टूट के निकल जाती हैं तो पारपोषित कहलाती हैं, कि वो एक पे ही डिपेंड है और निकली हुई हैं चारों तरफ। ओके, तो ये ज्वालामुखी पर्वत कुछ इस प्रकार बनता है। समझ गए ना? इतना पर्वतों की उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण में आप लिखिएगा। पहले तो पर्वत की परिभाषा एक दे दीजिएगा कि अंतर्जात बल की वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वलित क्रियाओं की वजह से जब किसी स्थलाकृति का ढाल जो होता है नुकीला होता है, चोटी होती है, चौड़ाई उसकी ज्यादा हाई होती है, और वो ऊंचाई जो होती है उसकी काफी ज्यादा होती है, तो इस बनी हुई स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। ओके, और फिर उत्पत्ति में मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का जिक्र करते हुए आप अपने आंसर को वहां पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद होता है पर्वत रचना प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। अब कैसे स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा होता है, एक पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा होता है, मैं अब उस पे बताऊंगा। पहले तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, उसका पूरा चित्रण दिखा देता हूं। ग्रीन कलर ले लेता हूं तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहां से शुरू हुई हरी हरी वादियां, फिर नीचे की ओर आप चले जाएंगे। ओके, नीचे जाने के बाद यहां पर आपको पूरा मैदान देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप पेड़ बना दीजिए। ये तो बस ऐसे ही डायग्राम ताकि आपको इंटरेस्ट इसमें रहे। ओके, यहाँ पर एक भाई साहब को भी बना दीजिए। अब जो भी नदियां अपने साथ गाद लेकर इकट्ठा करते हुए यहाँ पर चल रही होती हैं, यहाँ पर एक मोटी लेयर गाद की इकट्ठा हो गई है, जिसे कहा जाता है मायोजियोक्लाइन। मायोजियोक्लाइन। ओके,
या इसकी विशेषता क्या होती है कि गाद का, अवसादों का एक मोटा परत होता है यहाँ पर, यही अभी करेगा पर्वत का निर्माण। इसको कमजोर मत समझिए, ये अपने में बहुत बड़ी विशेषता रखे हुआ है। फिर थोड़ा सा नीचे की ओर चले आइए आप, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक पतली परत आपको गाद की मिलेगी इस जगह पर, यहाँ तो स्लोप पे तो वो नहीं टिक पाएगा। ओके, फिर ये क्या होता है, यूज़्यूक्लाइन हो जाता है। तो यहां पर आपको यूज़्यूक्लाइन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एकदम तली में पाई जाएगी, यहां पर ऑफलाइट्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ऑफियोलाइट्स यहां पर इस जगह पर। तो कुछ इस प्रकार का एक प्यारा सा डायग्राम बनके आपके सामने आ जाएगा। और ये पूरा पानी से भरा हुआ क्षेत्र है। अब क्या होता है, तो माइज़ियोक्लाइन मोटी परत होती है अवसादों की, यूज़्यूक्लाइन वो कम पर होती है। ऑफलाइट्स ये सबसे निचला हिस्सा होता है, यहां पर अवसादों का जमाव हो ही नहीं पाता है, क्योंकि समुद्र इतना गहरा है। वहां गहराई में जाने के बाद अवसाद वहां पर आपको दिखेगा ही नहीं, वो कहां पर समा गया, किस जगह पे चला गया, किस तलहटी में जाकर घुस गया, किस भ्रंश में जाकर के समा गया, कुछ नहीं समझ में आता है। तो उसका पर्वत के निर्माण में ज्यादा असर नहीं देखने को मिलता, या असर ही नहीं पड़ता है। मेन असर जो आपको दिखेगा माइज़ियोक्लाइन का ही उसमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये सेल प्रक्रम की एक अवस्था होती है। पहले जब निर्माण होता है तो कुछ इस प्रकार अवसादीकरण की वजह से सेल प्रक्रम का जो है निर्माण हो रहा होता है। ओके, फिर उसके बाद सेल अनुक्रम का यहां पर विकास हो गया। ओके, अब तीसरा स्टेप, अवसादन तो मैंने बता ही दिया आपको। तीसरा स्टेप संरचनात्मक विरूपण, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन। अब इसमें क्या हो जाता है, फिर स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर उसमें जो होता है, जैसे कि अब इसी डायग्राम में मैं इसका अंदर में अब क्या प्रोसेस हो रहा है वो मैं दिखाता हूं आपको। अब ये हो गया महाद्वीपीय चट्टान हो गई, महाद्वीपीय प्लेट हो गई। ओके, और ये हो गया महासागरीय प्लेट हो गई। तो इनके बीच के टक्कर से फिर यहां पर तैयार होता है प्यारा सा पर्वत। कुछ इस प्रकार जो गाद इकट्ठा हुआ था, जो माइज़ियोक्लाइन इकट्ठा हुआ था, वो अब एक पर्वत का निर्माण हो रहा होता है। ये सभी अंतर्जात बल की वजह से हो रहा होता है। इन पर वर्क कर रहा होता है संपीड़न बल। क्या वर्क कर रहा होता है, संपीड़न बल वर्क कर रहा होता है। और मूवमेंट इसमें कौन सा हो रहा है, अपसारी मूवमेंट हो रहा है। अपसारी मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट इसमें हो रहा होता है। तो ये हमारा तैयार हो गया एक प्यारा सा पर्वत। अब क्या होता है, इसके नीचे फिर नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि मैं पहले दिखा देता हूं, इसके बाद का जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर आग्नेय क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, इग्नेस प्रोसेस, इग्नेस एक्टिविटी वहां पर स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे, अब यहां पर जो मैग्मा है, जो ये क्षेपण हो रहा है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव विघटन की वजह से मैग्मा का निर्माण हो रहा है। वही चीज पुराना वाला ही, टेम्परेचर हाई है, जैसे ही लो प्रेशर जनरेट होगा, वो मैग्मा समानीय धाराओं के द्वारा ऊपर की ओर आरोहण होते हुए जाती हैं, और फिर जहां भी उनको जगह मिलती है निकलते हुए एक ज्वालामुखी का निर्माण कर देती हैं। ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो जाता है, एक प्रकार का ज्वालामुखी बनकर, ये पर्वत बनकर तैयार हो गया है।
अब इसके आधार पर जब संपीड़न बल ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो यही प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर हाई जब हो जाता है और टेम्परेचर तो हाई है ही है, संपीड़न बल बहुत ज्यादा होने पर जब प्रेशर हाई हो जाता है और टेम्परेचर भी हाई है, मैंने आपको आग्नेय चट्टान में एक चीज पढ़ाई थी, वो क्या पढ़ाई थी कि आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, इनका रूपांतरित चट्टानों में किस प्रकार होता है, कब होता है, जब प्रेशर भी हाई हो और टेम्परेचर भी हाई हो, तब आग्नेय या अवसादी चट्टानें जो हैं रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो था कायांतरण उसका हो रहा होता है। ओके, यहां पर फिर अधिक संपीड़न बल की वजह से हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण जो है रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो उसमें आग्नेय चट्टानों के भी गुण मिलेंगे और उसमें रूपांतरित चट्टानों के भी गुण दोनों देखने को मिल जाएंगे। ये इसका एक पूरा डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप में समस्थैतिक संतुलन की स्थिति शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, अब जब कभी इम्बैलेंस की स्थिति क्रिएट हो जाती है, समझ रहे हैं, कभी भी किसी चीज में इम्बैलेंस होने पर उसको संतुलित करने की खासा जरूरत होती है। और जब इन प्राकृतिक क्रियाओं में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो प्रकृति नेचर खुद उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती है समस्थैतिक संचलन के द्वारा। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, समस्थैतिक सुस्थैतिक प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के जरिए मैंने पटल विरूपण संचरण में इसका आपका जिक्र किया था, जिसमें मंद गति से ये सब क्रियाएं जो हैं हो रही होती हैं। तो फिर प्रकृति जो होता है, फिर कोई भी इसमें जो चेंजेस हो जाते हैं, जो भी इम्बैलेंस की क्रिया जनरेट हो जाती है, फिर समस्थैतिक क्रिया के द्वारा उसको बैलेंस करने का काम करता है। फिर धीरे धीरे उसमें इरोजन, डिनोडेशन की कई प्रक्रियाएं, अपर्दन, मास वेस्टिंग, ये सब शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। फिर यही पर्वत धीरे धीरे समय के साथ भ्रंशोत पर्वत में, रेसिडुअल पर्वत में जाकर के चेंज हो जाता है, जैसे कि अरावली पर्वत आप देख रहे हैं। ओके, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो है क्या होगा कि जब कटान ज्यादा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे फिर एक पठार के रूप में फिर चेंजेस होना, पठार नहीं कहेंगे, मतलब कि उसकी जो ऊंचाई है पेडिमेंट के रूप में बदलना शुरू हो जाएगी। कुछ इस प्रकार फिर ये प्रकृति जो है बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप विद डायग्राम के साथ जो चित्रण किया गया है, जो बनाया गया है डायग्राम, वो किस पर है, पर्वत रचना का है। अब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, कब क्या बल, क्या फोर्स, क्या मूवमेंट उसमें हो रहा है, क्या क्रियाएं हो रही हैं, कैसी चट्टान उसमें पाई जा रही हैं। अगर कभी वही इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो चूंकि अवसादी गुण भी हैं और आग्नेय चट्टानें भी हैं, तो इसमें दोनों गुण आपको देखने को आर्थिक दृष्टि से मिल जाएगा। अवसादी में कोई भी खनन की क्रिया आसान हो जाती है, लेकिन आग्नेय चट्टानें इतनी ज्यादा कठोर होती हैं। तो आग्नेय चट्टानों में पायरोक्लास्ट मैंने बताया था आपको, जब मैग्मा बहुत बड़े आकार में, लावा बहुत बड़े आकार में जम जाता है तो पायरोक्लास्ट कहलाता है, वरना वो लैपली, ये सब मैंने डायग्राम कल बताया था, छोटे छोटे मटर के दानों के रूप में जब रहते हैं। तो जब बड़े आकार की जो चट्टानों में जमा हो जाता है तो उनको खनन करना, खोदना, वहां पर ड्रिल करना काफी मुश्किल हो जाता है। इससे आप क्या कहा जाता है, जमीन के अंदर जब खनन नहीं कर पाएंगे तो नई चीजों का वहां से निकाल नहीं पाएंगे। इसी कारण जो होता है, कर्नाटक खनिज दृष्टिकोण से पूरे संपन्न है, भंडारण वहां पर भरा पड़ा है, लेकिन आग्नेय चट्टानों की वजह से वहां पर जो है खुदाई नहीं हो पाती है। इसी कारण क्या होता है कि उत्पादन उतना वहां पर देखने को नहीं मिल पाता है। समझ गए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बनाते हुए आप चलिएगा। एग्जाम्पल में क्या बता दीजिएगा, जितनी इसमें अब सारी प्लेट वाली सीमांतों का पूरा एग्जाम्पल बता दीजिएगा, रॉकी पर्वत का जिक्र कर दीजिएगा। मैं एक डायग्राम ही बना के आपको दिखा देता हूं। डायग्राम में आप आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी पर्वत के निर्माण में ज्यादातर जो होता है अपसारी संचलन का काफी योगदान देखने को मिलता है। क्योंकि
और संपीड़न बल तो उसमें मेन योगदान करता है। जितनी भी ज्यादा हाई चट्टानों का बहुत ज्यादा हाईएस्ट चट्टानें जितनी भी पर्वत बनकर तैयार हुए हैं वो संपीड़न बल का ही परिणाम है। फिर चाहे आप वो जाकर के हिमालय में एवरेस्ट चोटी को देख लीजिए, या आप जाकर के रॉकी या एंडीज पर्वत को देख लीजिए, अमेरिका में आप जाकर के देख लीजिए अपलेशियन पर्वत को या अल्पाइन पर्वत को देख लीजिए, ये सारी क्रियाएं कुछ संपीड़न बल की वजह से ही जाकर तैयार हुई हैं, क्योंकि उसमें वलन की क्रिया हो रही होती है लगातार। बाकी तो आप तनाव मूलक बल तो आप समुद्र के अंदर घुस के भी देख सकते हैं, ओके, अगर जिंदा रहें तो उसमें, क्योंकि इतनी गहराई उसमें होती है। मैरियाना ट्रेंच कुछ उसी का ही एक परिणाम देखने को मिलता है। अब पहले तो मैं एक छोटा सा प्यारा सा मैप बना देता हूं। जो डायग्राम इससे पहले मैंने बताया था उसे आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम नहीं समझेंगे तो फिर ज्योग्राफी किस काम का। ये हमारा कनाडा का हिस्सा बनता हुआ जा रहा है, न्यूयॉर्क वाशिंगटन डीसी से होता हुआ ये आ गया हमारा मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ कैरिबियन सागर, फिर यहाँ पर धीरे धीरे ये हमारा बन गया ब्राज़ील, फिर नीचे आ गए पराग्वे उरुग्वे को सामना करते हुए हम सीधे पहुँच गए अर्जेंटीना में। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर छोटे छोटे ब्रिटिश कोलंबियाई द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड देखने को मिल गया। ओके, जब मैप पढ़ाऊंगा इतना इंटरेस्टिंग तरीके से मैप आपको समझाऊंगा कि आप मैप भी कभी भूल नहीं पाएंगे। एक स्टेप से शुरू करूंगा और दूसरे स्टेप पे जाकर खत्म कर दूंगा, ऐसा लगेगा कि आप कहीं पर भ्रमण कर रहे हो रहे हैं, कि आपको सब कुछ इमेजिन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर बना दीजिएगा, ये यूरोप को बनाते हुए चलिएगा, स्पेन पुर्तगाल छोटा सा उसका बच्चा बना दीजिएगा, फिर ये हमारा अफ्रीका बना दीजिएगा, उसमें फैले हुए 52 कंट्रीज का जिक्र कर दीजिएगा, फिर ये सोमालिया से होते हुए ऊपर लाल सागर बनाते हुए आप बना दीजिएगा ये पूरा अरब जितना भी अरब देश हैं, फिर फारस की खाड़ी को बनाते हुए आप प्यारा इंडिया अपना प्यारा भारत बनाते हुए चलिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश, फिर ये प्रेग्नेंट हुई चाइना को बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कामचटका प्रायद्वीप को बनाते हुए पूरा रसिया बनाकर यहाँ पर ये उभार दिखाते हुए पूरा खत्म कर दीजिएगा, जो कि रसिया का ही पार्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा ये नॉर्वे का पार्ट है, नॉर्वे फिनलैंड कुछ इस प्रकार आप बना दीजिएगा। और यहाँ पर बना दीजिएगा ब्रिटेन को, और यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया को, और उसका एक खंड उसका प्यारा बच्चा न्यूजीलैंड तस्मानिया, और ये पूरा फैला हुआ है आपका इंडोनेशिया। यहाँ पर जापान क्यों अछूता रहे उसको भी बना दीजिए। फिर तो ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ आपको पर्वतों के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे। पहले तो देखिए यहां से प्रशांत महासागर ने चट्टानों ने जोर डाला और उधर से जोर डाल रहा है महाद्वीपीय चट्टानें, और दोनों के जोर डालने से तैयार हो गया प्यारा सा सबसे लंबा पूरे वर्ल्ड का रेंज रॉकी और एंडीज। मूवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये पढ़ाई का वक्त है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये चट्टानों के पर्वतों की बात हो रही है, समझ रहे हैं। फिर यहां पर आपको अपलेशियन मिल जाएगा, ये डायग्राम दिख रहा है, यहां पर अपलेशियन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको एल्पस मिल जाएगा, और इसी जगह पे ये छोटा सा फैला हुआ इटली है, यहां पर एप्लीशियन श्रेणी देखने को मिल जाएगी। एल्पाइन एप्लीशियन तो वहां पर बनी गया, एल्पाइन अल्पाइन अल्पाइन पर्वत श्रेणी यहां पर देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहां पर एटलस सागर यहां पर फैला हुआ, एटलस सागर नहीं है पर्वत ही है वो, और ये पूरा पूरा नीचे तक ना पहुंचा दीजिएगा वरना तो रसिया गुस्सा आ जाएगा, कहेगा यूराल तो मेरे अंदर में था। तो ये है यूराल, ओके।
फिर उसके बाद यहाँ जापान, फिर यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन माउंटेन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ग्रेट दक्षिण अपलेशियन पर्वत देखने को मिल जाएगा, दक्षिण अपलेशियन पर्वत आल्पस बोलते हैं, दक्षिण आल्पस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, न्यूजीलैंड का रिपरेट। तो ये डायग्राम पूरा बनकर के तैयार हो गया है, जिसमें कैसे पर्वतों का, ज्यादातर पर्वतों का जो निर्माण हुआ है उसका निर्माण महाद्वीपीय महाद्वीपीय या महाद्वीपीय महासागरीय संचलन के फलस्वरूप ही हुआ है। महासागरीय टू महासागरीय में उतना नहीं दिखता है, उसमें ज्यादातर आपको द्वीपों का निर्माण देखने को मिल रहा होता है, जैसे कि ये जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसमें महासागर महासागर एक दूसरे पर टक्कर मार रहे होते हैं, तब उसकी क्रिया के फलस्वरूप ये तैयार होता है। ज्यादातर आपको संपीड़न बल की वजह से ये क्रिया देखने को मिलेंगी। अगर दूर जा रहा होगा, तनाव मूलक बल वर्क कर रहा होगा, तो वहां पर जस्ट हाथ फैला रहे हैं तो क्या वहां पर जब कोई चीज फैलाएंगे तो फटकर हाथ में आ जाएगा ना, वो पूरी तरीके से टूट जाएगा वो, तो वहां पर भ्रंश बनकर तैयार हो जाएगा। और जब पास लाएंगे तो कितना भी कोशिश करेंगे तो वो जाकर के बन जाएगा चट्टान। वो होता है अवसादों के जमाव से, मायोजियोक्लाइन जिसमें मेन योगदान कर रहा होता है। तो ये डायग्राम है किसका, पर्वतों का, इसका आप ध्यान दीजिएगा। फिर तो ये था पूरा प्रक्रिया, पर्वत रचना प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, जिसमें आप जिक्र करिएगा अवसादन के बारे में, जिक्र करिएगा सेडिमेंटेशन के बारे में, सेल अनुक्रम के पूरे विकास के बारे में, तीनों पॉइंट इसमें बताइएगा विद डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले में बताया था। माइजियोक्लाइन, यूजियोक्लाइन, ऑफलाइट्स, फिर संरचनात्मक विरूपण, उसका जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन होता है उसके बारे में समझाइएगा। फिर इग्नेस एक्टिविटी उसकी क्या होती है, क्या क्या अग्नेय चट्टानें उसमें क्या क्रियाएं उसमें तैयार हो रही हैं उसके बारे में बताइए। फिर मेटामॉर्फोसिस कायांतरण उसका कैसे हो रहा है, हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से किस प्रकार अग्नेय चट्टानें तैयार हो रही हैं एक रूपांतरित चट्टानों में, ओके, कैसे वो एक दूसरे से जाकर के इंटरलिंक हो रही हैं। फिर उसके बाद समस्थैतिक संतुलन, पृथ्वी का अगर असंतुलन फैलता है तो अपना बैलेंस वो खुद ही करेगा, अगर कोई चीज उठी है तो गिरेगी, अगर गिरी है तो वो उठेगी, ये प्रकृति हमको समझा रहा होता है। इसलिए कभी निराश मत होइएगा, हमेशा मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपके हाथ ही लगेगी, ये प्रकृति आपको बताता है। जो उठा है वो गिरेगा, जो गिरा है वो उठ के ही रहेगा, ये बात मान लीजिए आप। फिर ये तो डायग्राम ही हो गया। अब पर्वतन और जेनी के बारे में, अंतरजात पटल विरूपण पर्वत निर्माणकारी संचलन के द्वारा, क्या लिखा है, अंतरजात, ये डिफिनेशन है, इसे आप एज इट इज नोट कर लीजिएगा। और जितना मैंने समझाया है, समझा तो मैंने पहले ही दिया है, उसको बकायदा उसमें मेंशन करते हुए, डायग्राम को दिखाते हुए आप अपने आंसर को कंप्लीट करिएगा। जो मैंने चित्रण वाला पेज खाली किया है वो आप पर छोड़ा है, अब आपको चाहिए कि अपने हाथ से बनाइए, कोई मैप खरीद करके लाकर उसमें चिपकाने की जरूरत नहीं है, वो तो दुनिया का हर एक इंसान करता है। आप चाहिए आप अपने हाथों से जाकर के उसमें मैप बनाइए, फिर उसमें डिक्टेट करिए, कुछ अपनी तरफ से पर्वतों के नाम जोड़िए, कुछ अपनी तरफ से उसमें कैसे कैसे उसमें तैयार हुआ है, ज्वालामुखी भूकंपों का जिक्र करते हुए क्या हो रहा है उसमें क्रियाएं बताइए, कहां पर संपीड़न बल वर्क कर रहा है उसका पूरा जिक्र करिए, तब एक परफेक्ट आंसर बनकर तैयार होता है। अब आप डेफिनेशन को समझ जाइए, वही अंतरजात पटल विरूपण पर्वत निर्माणकारी अंतरजात बल बहिर्जात बल, इसके बारे में पहले मैं बता ही चुका हूं। पटल विरूपण पर्वत निर्माणकारी संचलन के द्वारा निर्मित पर्वतों की सापेक्ष और निरपेक्ष उच्चावच सर्वाधिक होने के साथ आधार, मैंने बताया था पर्वतों का आधार चौड़ा, ढाल तीव्र व शिखर जो होता है वो नुकीला होता है, ये खासियत होती है पर्वत की, ओके। फिर क्या होता है, अवसादन अर्थात अवसादों के निक्षेपण के द्वारा महाद्वीपीय सीमांत पर माइजियोक्लाइन सेल अनुक्रम महासागरीय प्लेटों पे आपको देखने को मिलेगा, सीमांत पर यूजियोक्लाइन जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया था, और अधिक गहराई में आप चले जाइएगा ऑफियोलाइट्स देखने को वहां पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था माइजियोक्लाइन जिसमें अवसादों की वजह से इसकी मोटाई ज्यादा होती है, यहां पर अवसाद ज्यादा जमा होते चले जाते हैं, लेकिन जो यूजियोक्लाइन होता है उसकी मोटाई कम होना शुरू होती है, ये महासागर के अंदर बन रहा होता है। और ऑफियोलाइट्स
जो कि तली पे बन रहा होता है, वहां पर अवसाद टिक नहीं पाते हैं। तली, कभी समुद्र की गहराई देखना मुश्किल है, कहां तक फैला है, कहां तक उसका है विकास, कुछ नहीं पता चलता है। समुद्र भी एक ब्लैक होल है, समझिए कि सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। तो ये सेल अनुक्रम का यहां पर विकास हो रहा होता है। फिर मायोसियोक्लाइन की औसत मोटाई अधिक होने के कारण ही संपीड़न बल, ध्यान दीजिएगा, संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से, ओके, संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से मायोसियोक्लाइन का संरचनात्मक विरूपण होने पर मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है। पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बाकी आपको पीडीएफ तो अवेलेबल करा ही दिया गया है, उसमें भी देख लीजिएगा, ताकि आप बकायदा लाइन खींचते हुए, स्टार देते हुए, अपने डायग्राम बनाते हुए उसमें समझा दीजिएगा अच्छे से। हो गया। मैग्मा के कारण तापमान में वृद्धि से व संपीड़न बल के कारण दाब में होने वाली वृद्धि से चट्टानी संरचना का कायांतरण होता है। अब वही चीज मैग्मा का जो पूरा जिक्र किया था उसके बारे में पूरा आप लोगों ने डायग्राम बना लिया है ना, वैसे ही बना लीजिए पूरा डायग्राम अच्छे से। ओके, सही है। फिर इस प्रकार मैग्मा के कारण तापमान में वृद्धि से व संपीड़न बल के कारण दाब में होने वाली वृद्धि से चट्टानी संरचना का क्या होता है, कायांतरण हो रहा होता है, काया का चेंज हो रहा होता है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, उसमें बदलाव हो रहा होता है, उसकी विशेषताओं में चेंजेस हो रहे होते हैं। ओके, नीच चट्टाने, कई प्रकार के क्वार्ट्ज, संगमरमर, ऐसे चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है। तो इस प्रकार तैयार होता है पर्वतन, जिसका ये पूरा एक लाइन टू लाइन, स्टेप टू स्टेप पूरा एक परिभाषा के द्वारा, एक परफेक्ट लाइन के द्वारा समझाया गया है। अब पढ़ते हैं सुनामी। यहां तक समझ गए ना आप पर्वतन के बारे में? कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज बता दीजिएगा। उसमें किसी भी प्रकार का ये मत रखिएगा कि आखिर क्या होता है पर्वतन, क्या होता है, और मैं गैस कर सकता हूं इससे अच्छा और इससे परफेक्ट पर्वतन के बारे में आप कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, जितना अच्छे से आज इसमें समझाया गया है। डायग्राम को समझिए, खुद ही अपने आप आंसर लिखिए, देखिए कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ चलिए सुनामी के बारे में अब पढ़ते हैं। शुरू होता है टी से, लेकिन टी साइलेंट होता है, सुनामी। ओके, क्या होता है सुनामी को देखकर आपके दिमाग में क्या समझ में आता है? सुनामी सुनने में तो कितना परफेक्ट नाम है, वाह, नाम सुन के अच्छा लग रहा होगा, किसी का बुरा नहीं सोचता होगा ये सुनामी चीज। लेकिन जो परफेक्ट है, जो शांत है, वही खतरनाक भी हो सकता है, और सुनामी का कुछ ऐसा ही लक्षण होता है। सुनामी जो है प्राकृतिक क्रियाओं का एक ऐसा स्वरूप होता है जो कि एक भारी तबाही ले आता है पूरी पृथ्वी पर, जो डिपेंड करता है कुछ भूकंपीय घटनाओं पर, कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं पर, कुछ जो प्राकृतिक तरीकों से हो रहा होता है उससे जनरेट होता है सुनामी, जिसमें जो महासागर होता है वहां से जनरेट होती हुई धाराएं जो होती हैं वो किस प्रकार अपने एग्रेसिव मोड में चली जाती हैं और किस प्रकार जन धन की एक व्यापक क्षति मचाते हुए चलती हैं, वो होता है सुनामी। और इस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन अभी शुरुआत में ही पूछा था, वो लेटेस्ट घटनाओं पर सुर्खियों में चल रहे टॉपिक पे से वो क्वेश्चन था, और 100% लिख लीजिए कहीं पर कि वो क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछेगा। क्वेश्चन में तो, पेपर में तो आपको वो क्वेश्चन दिखेगा ही। सुनामी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वो भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट होता है। तो सुनामी का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये नाम किसने दिया था? इसका नाम आप ही के एक फ्रेंडली दोस्त, फ्रेंडली देश कहेंगे, कंट्री, कौन? जापान, उसने ये नाम दिया है सुनामी। क्योंकि ज्यादा सुनामी के लक्षण तो आपको वहीं पर ही दिख जाएंगे, और सबसे खतरनाक जो सुनामी के लक्षण हैं वो आपको जापान में ही मिलेंगे। भारी तबाही मचा के चले जाते हैं वो, और भूकंप तो हमेशा ऐसे आता है कि पूरा जापान हिलता डुलता रहता है, इसे समझ रहे हैं? तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदरगाहों की ओर से आने वाली समुद्री तरंगे, इन्होंने ये अर्थ निकाल कर दिया था। बंदरगाहों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा के चली जाती हैं।
पूरा पूरा क्या कहें कि नाव हो गया, बड़ी जहाजें हो गई, वहां तक कि उनको अस्त व्यस्त करते हुए चली जाती हैं। अब कुछ तो ढूंढते रह जाते कि कहाँ चला गया मेरा नाव, जीपीएस के हेल्प लीजिए, नाव का पता लगा लीजिए। तो ये होता है सुनामी। इसके कारण क्या होता है? मेन कारणों में भूकंप ही होता है, जो मुख्य कारण है उसमें क्या होता है? भूकंप के कारण ही होता है। और फिर प्रभाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में मैं जानूंगा। कौन कौन से संवेदनशील क्षेत्र है? जापान हो गया, फिलीपींस हो गया और इंडोनेशियाई द्वीप समूह हो गया, जिसका निर्माण कैसे हुआ है? महासागरीय टू महासागरीय प्लेटों के टक्कर से हो रहा है, उसके जमाव से हो रहा है। तो ऐसे तैयार होता है जापान, फिलीपींस और इंडोनेशियाई द्वीप समूह, जहां पर भारी तबाही देखने को मिलता है। ये देखिए, ये डायग्राम है सुनामी का। और ये जानते हैं कौन सा डायग्राम है? ये एक बार सन 2004 में भारत में भूकंप आया था, अब सुनामी आया था। इसका लक्षण भूकंप से ही चूंकि संपन्न होता है। ये बहुत ही खतरनाक इसने अपना रूप दिखाया था और लाखों लोग इसमें मारे भी गए थे, कई घर टूट गए थे, कई के तो क्या बताएं कि मतलब बहुत ज्यादा उसमें हानि हुई थी। उस समय की घटना तो सच में बहुत ही ज्यादा दर्द वाली थी। तो ये सुनामी लहरों का एक ऐसा प्रकोप देखने को मिला था। ये कई फीट ऊंचे तक उठ जाती हैं ये लहरें, जब भी धीरे धीरे ये महाद्वीप की ओर बढ़ रही होती हैं। तो कैसे चलती हैं ये? जैसे कि ये मान लीजिए ये एक महाद्वीप है, कोई जापान का ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये जो है एक अधिकेंद्र है, एक सेंटर है, एक एपी सेंटर है, जहां पर भूकंप जो है जनरेट हुआ। ओके, कुछ इस प्रकार वहां पर भूकंप जनरेट हुआ। और इस भूकंप की कारण जो है क्या होता है? धीरे धीरे जो लहरें हैं यहां से धीरे धीरे लहरें, यहां पर अभी ऊंचाई उसकी छोटी है, ज्यादा नहीं है उसकी ऊंचाई यहाँ की। मैं इसका एक 3D डायग्राम की तरह दिखा देता हूं। यहां पर जनरेट हुआ भूकंप, यहां से लहरें फुल स्पीड में चलेंगी, बहुत ज्यादा इनकी गति एपिसेंटर के पास बहुत ज्यादा रहती है, गति बहुत ही ज्यादा रहती है। और जैसे जैसे वो तट के समीप है उस पहुंचने लग जाते हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, लेकिन गति जो होती है वो धीमी होती हुई चली जाती है। और एट लास्ट कुछ ऐसे जाकर के बन के आ जाता है। ये महाद्वीप के पास जब पहुंचता है तो काफी ऊंचाई लेते हुए पहुंचता है। ओके, और वहां पर उसकी गति धीमी हो जाती है, ये कई फीट ऊंचे हुए चलती है, और इसके सामने जो भी पड़ता है उसको ये बहा कर लेके चली आती है। तो ये होता है सुनामी का। और इसमें जानते हैं जब आया था 2004 में, तो कुछ ऐसे चट्टान, कुछ ऐसी चीजें, कुछ कभी जो वर्ल्ड वॉर में डूब गए थे जहाजें, ऐसी चीजें निकल निकल के आ रही थी। जो सामने था, जो महाद्वीप पे था, उसको लेकर समा गया, और उसके बल्दी उसने कुछ अलग चीजें दिखाई कि देख करके सब लोग दंग हो गए, ये कहां से समुद्र के अंदर से निकल रहा है? ये सब भूकंप की वजह से हो रहा है। और भूकंप का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें जो एक लाभकारी चीजें बताई थी, तो उसमें ये भी एक चीज था कि भूकंप जब जनरेट होता है तो कभी कभी वो अपने अंदर से, अपने गर्भ से, धरती के गर्भ से कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट निकाल देता है जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही कीमती होता है, और अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ गए? तो कुछ इस प्रकार सुनामी जो है आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, और जो भी इसके क्षेत्र में आते हैं उसमें वो भारी तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता है। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। इसी का ही अब एक, ये देखिए मैप देख रहे हैं आप, जब आया था 2004 में 26 दिसंबर का वो दिन था, बहुत ही दर्दनाक दिन था वो। लोग बीच पर यहां पर जाकर टहल रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन उनको बहुत मौसम शांत भी था, लगा ही नहीं कि कुछ ऐसे कोई घटना आने वाली है।
और लेकिन देखते ही देखते सेकंडों में इतनी फुल स्पीड में आकर उसने इंपैक्ट मारा, ऐसे धीरे धीरे लहरें बढ़ती चली गई और इतनी फुल स्पीड में किसी को भागने का भी मौका नहीं मिला। पेड़ पौधे घर गाड़ियां सबको वो तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ता गया और उनको अपने अंदर अपने काल के गर्भ में समा ले गया। समझ गए हैं? तो ये 2004 का एक एग्जाम्पल है जिसको आप नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं डायग्राम में, और एक अच्छे आंसर के जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो ये आया था भूकंप इंडिया पर, तो इसका व्यापक असर देखने को मिला था, साथ ही इंडोनेशिया में भी इसका असर देखने को मिला। और ये इतना में ही नहीं माना, वो आगे भी बढ़ता गया, मेडागास्कर तक जाते जाते वो थोड़ा सा शांत होना शुरू हो गया था। क्योंकि ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं, ऊंचाई तो बढ़ती है लेकिन इनकी गति जो होती है वो शांत होती हुई चली जाती हैं। ओके, ये लक्षण होता है सुनामी का। ये डायग्राम ये देखिए कैसे पूरा इंपैक्ट डाला था उसने। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु का, केरला का छोटा सा हिस्सा उसने अपने कवर में ले लिया था। और बेचारा हमारा अंडमान निकोबार कैसे उसको झेला होगा वो तो वही जाने। तो ये डायग्राम है सुनामी जब हिट किया था 2004 में 26 दिसंबर को। भगवान करे फिर ऐसा दिन दोबारा ना आए। इसी के लिए क्वेश्चन बना हुआ है, सुनामी सेंटर बनाए जा रहे हैं, पूर्व जानकारी आपको मिल सके उसके बारे में, ताकि जन धन की जो व्यापक हानि हो जाती है उसको कम किया जा सके। अब ये कुछ परिभाषाएं हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या जो वीडियो देख रहे हैं वो उसको क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी को तो पीडीएफ अवेलेबल हो ही चुका है। ओके, तो क्या है सुनामी? एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाहों की ओर आने वाली समुद्री तरंग से संबंधित है, लेकिन तटों की ओर आने वाले सभी समुद्री तरंगों को सुनामी नहीं कहते हैं, बल्कि इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण महासागर के नितल पर आने वाले भूकंप से संबंधित होता है। ये भूकंप से ही संबंधित होते हैं, ये जो सुनामी आते हैं, जो जनरेट हो रहे होते हैं, इतना याद रखिएगा। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक, जबकि महासागरीय तटों पर ये न्यूनतम होती है। मैंने बताया था ना, जब जहां पर उसको एपिसेंटर मिल रहा होता है, जहां से वो जनरेट हो रहा होता है, वहां से फुल स्पीड में वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो होता है गहरे समुद्रों में सुनामी की गति सर्वाधिक, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, तटों की तरफ बढ़ रहा होता है, उनकी गति क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है, और ऊंचाई जो होती है कई फीट तक पहुंच जाती है। कि आप मान लीजिए कि क्या जाता है, 10 फ्लोर से लेकर के 11-12 फ्लोर तक चली जाती है बिल्डिंग के, इतनी ज्यादा इसकी ऊंचाई होती है। और खासकर सुनामी तरंगे छिछले जल की तरंगे मानी जाती है। अब मैंने इसको भूकंप में आपको बताया था छिछले, मध्यम और गहराई वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था 70 किलोमीटर के लगभग क्षेत्र में जितने भी भूकंप जनरेट हो रहे होते हैं वही छिछले जल के तरंगे होती हैं। वहां से आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। और फिर मध्यम के बारे में बताया था, गहराई के बारे में बताया था, वो किस प्रकार इंपैक्ट डालते हैं, उनकी तीव्रता कैसे डिसाइड होती है उसकी गहराई से। इसका पूरी जानकारी आपको भूकंप में पूरे 1 घंटे की क्लास ली गई थी, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो सुनामी तरंगे छिछले जल की तरंगे मानी जाती है, या ज्वारीय तरंगों से भिन्न होती हैं। ओके, जो ज्वार की तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा वायुमंडल में आपको देखने को मिलेगा, जब समुद्री ओशनोलॉजी पढ़ाएंगे तब उसमें देखने को मिलेगा कि ज्वार भाटा क्या होती है, तो उससे ये अलग होती हैं। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आए भूकंप के कारण शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई, जिससे भारी जनधन की हानि हुई थी। इसी तरह मार्च 2011 में प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई, जिसने जापान में भारी तबाही मचाई थी। ओके, तो ये था उसका एग्जाम्पल, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब ये था आज का क्लास और इसके बारे में। इससे पहले मैं फिर से अब फर्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अब देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा था, व्याख्या कीजिए सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली। अब क्वेश्चन कैसे यूपीएससी पूछता है, वो डायरेक्ट आपसे सुनामी के बारे में नहीं पूछ लेगा, करंट के मुद्दे को लेते हुए क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
कि सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, तो इसमें सबसे पहले तो आप बताइएगा कि ये होता क्या है। सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, इसमें समझाइएगा कि ये एक प्रकार का सुनामी को, जो सुनामी के द्वारा जो भी जन धन की हानि होती है उसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, ताकि समय रहते पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और लोगों को बचाया जा सके, उनके धन को बचाया जा सके। ओके, तो ये आप लिखिएगा सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली में थोड़े पॉइंट में, और फिर उसमें जिक्र कर दीजिएगा उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। उसमें जैसे कि सम्मिलित होती हैं भूकंपीय केंद्र, दूसरा प्रेशर के बारे में, प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उसको पूरा चेक करने के लिए जो उसमें सिस्टम लगे होते हैं उसके बारे में बताइएगा। फिर उसमें बताइएगा आप सेंसर के बारे में। कौन सा सेंसर? वॉइस सेंसर एक होता है स्टैंडर्ड वॉइस सेंसर, जिसमें ये बताता है कि जो ये तरंगे हैं किस प्रकार ये आ रही हैं, ये कितनी स्पीड से आ रही हैं, कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रही होती हैं, ये इनका सरफेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, ये पूरा आपको ये सेंसर बता रहा होगा। ओके, फिर इसके अलावा आप पूरा ये बताइएगा कि जो केंद्र भूकंपीय केंद्र हैं उसके बारे में बताते हुए वहां पर जो भी डाटा होती हैं उसके जरिए जो अधिकारी होते हैं वो किस प्रकार पूरी जानकारी जो है टेलीकास्ट के द्वारा, मीडिया के द्वारा आपके पास पहुंचा रहे होते हैं। तो इस प्रकार ये आंसर, ये जो है एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देते हुए आगे बढ़िएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप बता दीजिएगा फिर उसके बाद जो सुनामी पूर्व प्रणाली है उसकी क्रिया प्रणाली के बारे में बता दीजिएगा। ओके, क्रिया प्रणाली में वही सब इसमें जो है जिक्र कर दीजिएगा। क्या क्या इसमें जिक्र करेंगे आप? इसमें आप जिक्र करिएगा सुनामी कारक तरंगों का पता लगाने के बारे में। इसमें सुनामी के लिए कौन कौन से तरंग जिम्मेदार हैं उसका पूरा विवरण जो है आप सुनामी कारक तरंगों में एक लाइन में बता दीजिएगा, 1 से 2 लाइन में। ओके, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे आप? उसमें बताइएगा समुद्र तल में वृद्धि की निगरानी जो होती है, समुद्र तल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं इसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। ओके, समुद्र तल पर जो वृद्धि हो रही है उसकी पूरी उसमें जानकारी आप दे दीजिएगा, जिसमें आप जिक्र करेंगे सरफेस वॉइस सेंसर के बारे में। किसके? सरफेस वॉइस सेंसर के बारे में उसमें आप जिक्र कर दीजिएगा। सेंसर वॉइस, सरफेस वॉइस सेंसर के बारे में कैसे वो बताएगा कि किस प्रकार समुद्र की तली जो है वो उठ रही है, कि वो डाउन हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसका पूरा विवरण आप समुद्र तल में वृद्धि में बताइएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप उसमें बताइएगा डेटा विश्लेषण और चेतावनी को भेजना। तीसरा पॉइंट आप उसमें जिक्र करिएगा डेटा विश्लेषण के बारे में और चेतावनी को भेजने के बारे में। कि किस प्रकार जो ये डाटा जो समुद्र तल में वृद्धि से जो सरफेस वॉइस सेंसर सुनामी कारक तरंगों के जो डाटा आपके पास आया है उसकी पूरी जानकारी उसमें बताइएगा। पूरे अलार्म चेतावनी टेक्निक के बारे में बताइएगा। फिर इसमें जो समुदाय जो मानक संचालन प्रक्रिया होती है, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल जो प्रोसेस होता है उसके जरिए किस प्रकार डाटा को भेजा जाता है, आगे अधिकारियों की तरफ भेजा जाता है, और
फिर ये डाटा पहुंचाया जाता है आगे संचालन के लिए, सलाह लेने के लिए उसको पहुंचाया जाता है कि आखिर क्या ये चीज सच में जो आ रही है, जो तरंगे आ रही है, क्या ये जन धन को हानि पहुंचा सकती हैं, इसका पूरा विवरण जो है इसमें दिया जाएगा। तो ये उसके क्रिया प्रणाली में आप बताते हुए चलिएगा। इसके 3 पॉइंट का जिक्र कर दीजिएगा, जैसे कि सुनामी कारक तरंगों के बारे में कि उसके किन तरंगों की वजह से भूकंप का इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा। फिर समुद्र तल में वृद्धि के बारे में सरफेस बॉय सेंसर कि वो बताएगा कि किस प्रकार के उसमें जल स्तर में चेंजेस हो रहे हैं। फिर डेटा विश्लेषण चेतावनी को भेजने की उसमें बात करिएगा। तो फिर किसके जरिए, जैसे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसेस होता है उसके जरिए वो आगे भेज दिया जाता है, आगे जो भी अधिकारी होते हैं उनके सलाह के लिए उसको भेज दिया जाता है और उस पर पूरा मानचित्र तैयार किया जाता है। फिर एक डाटा तैयार होने के बाद उसे लाइव टेलीकास्ट या किसी के भी जरिए, रेडियो के जरिए उसकी पूरी जानकारी दे दी जाती है। फिर उसके बाद आप बता दीजिएगा कि भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में जो प्रगति हुई है, भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, इसके बारे में आप बताते हुए आगे बढ़िएगा, जिसमें यह बताइएगा कि 2013 में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 2013 में ये आप पैराग्राफ चेंज करके फिर इसका जिक्र करिएगा। फिर इसमें बताइएगा, ये पूरा जिक्र करिएगा कि कैसे आया था। डिजिटल उसके नेटवर्क के बारे में बताते हुए कि किस प्रकार ये अपने नेटवर्क के जरिए सुनामी की पूरी जानकारी जनता तक पहुंचा रहा होता है, पूरा उसका कैसे विवरण लिया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से कैसे उसकी पूरी जानकारी आपके पास पहुंचाई जाती है। ओके, फिर उसमें अध्ययन करते हुए वास्तविक समय आधारित सुनामी पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में बताइएगा। वास्तविक अध्ययन के तहत सुनामी प्रणाली के बारे में उसमें आप जिक्र कर दीजिएगा, पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में। प्रणाली का जो है इसमें जिक्र कर दीजिएगा और इसी के साथ फिर एक निष्कर्ष बनाते हुए अपने आंसर को जो है कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार एक प्यारा सा आंसर निकल के आएगा कि सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन, उसके बॉडी में आप लिखिएगा क्रिया प्रणाली को। फिर बताइएगा नेक्स्ट पैरा में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली जिसका विकास 2013 में हुआ था उसका जिक्र करिएगा। फिर वास्तविक समय आधारित सुनामी पूर्वानुमान प्रणाली का जिक्र करिएगा जो कि 2018 से ये वर्क कर रहा होता है। फिर उसके बाद अपने अध्ययन को वहां पर निष्कर्ष में बताते हुए फिर इस आंसर को कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये था पूरा सुनामी के बारे में। अब आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कि किस प्रकार महाद्वीप का विस्थापन हो रहा होता है, किस प्रकार उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं, वेगनर के थ्योरम के हिसाब से किस प्रकार वर्क किया जा रहा होता है, समय के साथ युगों के दौरान किस प्रकार हमारी पृथ्वी जो है कभी एक भाई बंधु की तरह थी, एक दूसरे से सटी हुई थी, किस प्रकार वो एक दूसरे से अलग होती चली गई, उनकी कैसे व्याख्या की गई। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र था वो किस अन्य महाद्वीप से सटा हुआ था या ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप से सटा हुआ था, अब किस डायरेक्शन में वो फैलता हुआ चला जा रहा है, उस पर क्या वर्क कर रहा है, क्या फोर्स वर्क कर रहा है, उसका पूरा विवरण है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। और फिर सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत में कि सागर में किस प्रकार से फैलाव हो रहा है, तनाव मूलक बल उस पर किस प्रकार वर्क कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी जो है आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे डायग्राम के साथ बताया जाएगा। तो मिस मत करिएगा, किसी भी क्लास को ध्यान से सुनते रहिएगा, खुश रहिएगा और नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।